आप एमक्यूएम लंदन के साथ हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ। मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। ये 12 सूबों का 12 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का शोशा आपने छोड़ा। ये अवाम के दिलों की भी आवाज़ है, पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। तो वो आपके पहचान ख्याल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेक ओवर करके मुल्क में 12 सूबे बना दें। उनको इस आइन को पीछे करना होगा, पाकिस्तान को आगे लाना होगा। दही सिंध के वजीर आला ने सिंध में काम नहीं किया, ये उसका जुर्म है, लिहाजा सिंध को तकसीम कर दिया। मसला ये है कि उनकी नाअहली की सज़ा इस वक्त शहरी सिंध भुगत रहा है। आज बहुत सारे लोग इमरान खान की मोहब्बत में उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। 14 अगस्त को मुजाहरे भी किए। आप ही मासूम बन जाते हैं कराची की महरूमियों के। आपने ही उसका अमन व अमान खराब किया। आप ही वहाँ पे गन कल्चर लेके आए, आप वहाँ भत्ता कल्चर लेके आए, बोरी बंद लाशों का कल्चर लेके आए। तो आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम से ज्यादा बड़ी खराबी पीपल्स पार्टी है कराची में। बिल्कुल मौजूद है। एमक्यूएम पाकिस्तान आपको कबूल करने के लिए तैयार। वो तो किसी को भी कबूल करने को तैयार नहीं। इल्ताफ हुसैन कहाँ देख रहे हैं। जो उनके साथ लोग खड़े हैं वो उनको एक्सेप्ट करने पर वो तैयार नहीं, और जो उनके साथ लोग खड़े थे उनकी तादाद बहुत बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं नदीम नुसरत साहब, एमक्यूएम के बहुत ही सीनियर रहनुमा का इल्ताफ हुसैन के बाद सेकंड इन कमांड होते थे। आजकल जरा गोशा नशीन है, कम मिल रहे हैं लोगों को, अंडरग्राउंड हैं। फिर इन्होंने इनकी इल्ताफ हुसैन साहब से दूरी हो गई। ना ये एमक्यूएम लंदन के साथ हैं, ना ये एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हैं। ये कहाँ हैं, इनसे जानने के लिए मैंने इनको तलाश किया है। जरा इनसे जानते हैं कि एक तो ये कहाँ हैं और इनकी आजकल सरगर्मियां क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम नसरत साहब। वालेकुम सलाम मुज़म्मिल भाई, कैसे मिजाज हैं आपकी? ठीक ठाक। आप एमक्यूएम लंदन के साथ हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ हैं। आपने दुरुस्त कहा, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। मैं अपने रोज़गार में, और हमारा एक एडवोकेसी ग्रुप है वॉइस ऑफ कराची, जो पाकिस्तान में इंसामी यूनिट्स के क़याम के लिए पिछले 8 साल से काम कर रहा है। तो मैं उसी के लिए फ़ाल हूँ। ये 12 सूबों का 12 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का शोशा आपने छोड़ा। शोषा नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये आवाम के दिलों की भी आवाज़ है, पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। और ये दुरुस्त है कि हम पिछले 8-9 साल से मुसलसल हमने तहरीरी तौर पे भी और पर्सनल मुलाकातों में हर लेवल पे जहाँ जहाँ जिस तरह हुआ है। नहीं, ये वॉइस ऑफ कराची 12 सूबों को सपोर्ट करती है। बिल्कुल सपोर्ट करती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो मेरा कहना ये होगा कि इसको 10 या 12 या 9 या 25 ना किया जाए, बल्कि ये देखा जाए पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है। अगर 12 से काम चलता है तो 12 सही, और अगर 20 से काम आपने चलता है तो 20। आपने 12 वाला वर्किंग पेपर देखा है। जी, मैंने देखा पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। तो मैं सिंध के समझता दो हिस्से हैं, एक शहरी सिंध और एक दही सिंध। हूँ। जी। कराची और हैदराबाद पर शहरी सिंध, और जी। दही सिंध सखर के साथ सारा रूरल सिंध एक तरफ। तो पंजाब के 4 हिस्से हैं उसमें, और बलूचिस्तान के भी 4 हिस्से हैं, और केपी के जो हैं वो भी 2 हिस्से हैं। जी। तो अगर हम कराची से बात शुरू करें, तो जी। आपके ख्याल में कराची और हैदराबाद को अलग करने से दही सिंध तो बहुत कमजोर हो जाएगा, और दही सिंध का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसमें से कराची और हैदराबाद दोनों निकाल दें। तो ये तो वर्केबल प्रपोजिशन नहीं है। बिल्कुल वर्केबल प्रोपोजिशन है, क्योंकि देखें, दही सिंध बहुत एक मुख्तसर सा अगर आप पीरियड निकाल लें तो सिंध पे हुकूमत हमेशा दही सिंध के लोगों ने की है। उनके पास हमेशा ये मौका रहा कि उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला के पास बहुत पावर होती है, वो इंडस्ट्रियल जोन भी बना सकता है, यूनिवर्सिटीज़, शाहराहें। हमने मियाँ नवाज शरीफ में पंजाब का दौर देखा है, जिसमें उन्होंने बहुत काम किया, और अब उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ जो है वो पंजाब में काम कर रही हैं। अगर विल हो, अगर खुलूस हो, तो वज़ीर आला बहुत काम कर सकता है। तो सिंध, अंदरूनी तो सिंध से आपका जो ख्याल है दही सिंध के वजीर आला ने सिंध में काम नहीं किया, ये उसका जुर्म है, लिहाजा सिंध को तकसीम कर दिया जाए। मसला ये है कि उनकी नाअहली की सज़ा इस वक्त शहरी सिंध भुगत रहा है, जो दही सिंध को भी पाल रहा है, पाकिस्तान का भी 65% टैक्स देता है। हम्म। अगर दही सिंध
शहरी सिंध के साथ हुकूमत बेशक करता लेकिन इंसाफ करता, अगर ना इंसाफी नहीं करता। वो कहते हैं अगर तासुब। हम शहरी सिंध को अलग सूबा बना दें तो कल को आप उसे अलग मुल्क बना लेंगे, जिनापुर। पहले आप सूबा लेंगे, फिर आप मुल्क बना लेंगे। देखिए, जिनापुर का लफ्ज़ जो है वो जहाँ से आया उन्होंने ही तरदीद की। अब अगर इस बुनियाद पे आप करेंगे तो कराची में तो यौम पाकिस्तान हमेशा बड़ी मोहब्बत से मनाया गया है। अंदरून सिंध हमेशा जी सिंध की इस यौम पाकिस्तान पे भी रैलियाँ निकली हैं। तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान तोड़ने का खतरा वो शहरी सिंध से नहीं है। आप तो खुद देखें कि लोगों ने एमकेएम की क़यादत से अपनी 40 साल की वफादारियां तब्दील करी सिर्फ एक नारे पर, जो इस बात का सबूत है कि शहरी सिंध के अवाम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत, यानी आज बहुत सारे लोग इमरान खान की मोहब्बत में उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। 14 अगस्त को मुजाहरे भी किए। शहरी सिंध के अवाम को आप देखें कि उन्होंने कोटा सिस्टम के नाम पे उनको कुचला जा रहा है। आज तक उनका वजीर आला नहीं बना। 1992 से कराची में कोई कॉलेज नहीं बना। हैदराबाद में 1947 से आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनने दी गई। लेकिन वो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा वफादार तो इस वक्त पाकिस्तान में मेरे नज़दीक कोई और नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर जो कराची की बदअमनी की जिम्मेदारी तो एमक्यूएम, बोरीबंद लाशें भेजी पंजाब में, पूरे मुल्क में भत्ता लिया, तो आज आप ही मासूम बन जाते हैं कराची की महरूमियों के। आपने ही उसका अमन व अमान खराब किया। आप ही वहां पे गन कल्चर लेके आए, आप वहां भत्ता कल्चर लेके आए, बोरीबंद लाशों का कल्चर लेके आए, और आज आप बैठ के कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। जिस शहर को आपने बदअमनी दी है वहां क्या तरक्की देते? मुजम्मिल भाई, यही गलतफहमी है जो मुसलसल प्रिवेल कर रही है। एमकेएम ने वायलेंस नहीं दिया, एमकेएम ने कोई भत्ता कल्चर नहीं दिया। जो तसलसल के साथ नाइंसाफियां हो रही थी, जो वायलेंस शहरी सिंध के अवाम, महाजर अवाम फेस कर रहे थे, एमकेएम उनका रद्द अमल है। जो 70s में उर्दू बोलने वालों के साथ जो, जिसको लिसानी फसादात कहा जाता है, वो लिसानी फसादात नहीं थे। फसाद में दो लोग होते हैं। अंदरून सिंध से जब लाखों उर्दू बोलने वालों को, मुहाजिरों को बेदखल किया गया तो एमकेएम या उसकी जो पेरेंट जमात एपीएमएस वो वजूद में भी नहीं आई थी। इसी तरह जब कोटा सिस्टम नाफिज किया गया उस वक्त एपीएमएस और एमकेएम का वजूद नहीं था। जब बांग्लादेश में लाखों मैसूरीन को वहाँ पे तड़पने बिलखने के लिए छोड़ दिया गया, उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, उस वक्त भी मौजूद नहीं थी। जब जमात इस्लामी की इस्लामी जमीयत तलबा कलशनकोफ कल्चर लेकर आई कराची के तालीमी इदारों में, यहाँ से नौजवानों को भर्ती करके अफगानिस्तान भेज रही थी, उस वक्त भी एमकेएम मौजूद नहीं थी। तो ये जो गन कल्चर है, जो बोरीबंद लाशों का जो कल्चर जिसका लाम एमकेएम को दिया जाता है, ये बदरजा अतम ना सिर्फ मौजूद था बल्कि आज एमकेएम लंदन तो मौजूद नहीं है। आज तो अल्ताफ हुसैन साहब नहीं है सियासत में प्रैक्टिकल। लेकिन आप देख लें कि कराची के ताजर जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के सामने ये कह चुके हैं कि हमसे आज तक जो है वो भत्ते लिए जा रहे हैं। हम, कोई काम हमारा पैसे के बगैर नहीं होता। जो कुछ कराची आज के भत्ता, ताजरों ने, अगर बल्कि आज अल्ताफ हुसैन भत्ता नहीं ले रहा, एमक्यूएम नहीं ले रही, तो आज जिंद में भत्ता कौन ले रहा है? ये तो आप सहाफ़ी हैं, आप मालूम करें। जनरल आसिम मुनीर साहब से कराची के ताजरों ने ये तक कहा कि जनाब आप सिंध में इतनी खराबी है, यानी एमकेएम लंदन 2016 में उसका चैप्टर क्लोज कर दिया रियासत ने। और ये बात मैं आपको पिछले साल की बता रहा हूँ, 2024 की, कि वो कह रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को आप जो है कराची का इंतजाम दे दें। तो हुकूमत सिंध इन्वॉल्व हुई ना, पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व हुई। अगर उन्होंने इन सो मैनी वर्ड्स नहीं कहा, इम्प्लीकेशन तो यही है ना कि इस वक्त मौजूदा, अगर आज कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा, अगर मैं आपको वो रिपोर्ट भेज दूंगा, आप देखिएगा कि सिंध में करप्शन, यानी तकरीबन 800 से ऊपर खरब का करप्शन, ये मैं आपको रिपोर्ट पूरी भेजूंगा। कौन सा इदारा है जहां करप्शन नहीं है? जो आप कह रहे हैं कि हजार, एमक्यूएम से ज्यादा बड़ी खराबी पीपल्स पार्टी है कराची में। बिल्कुल मौजूद है। मैं तो फिर ये कहूंगा कि मैं अपने वीडियो लॉग्स में, इंटरव्यूज में बारहा कह चुका हूं कि इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म, जो
शुरू हुआ लेट 1800 से मकरेकर्स के नाम से अमेरिका में, जिन लोगों ने अमेरिका में जो फूड इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुस के लोगों ने काम किया और वहाँ से खराबियों का पता चला के उनको पब्लिक किया। मैं कहूँगा कुछ साफ ही जाएं और वहाँ जाके ताजरों से मिलें, इदारों में जाके सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करें कौन पैसे ले रहा है, किसको दे रहा है। अगर एमक्यूएम इन्वॉल्व है तो आप एमक्यूएम को सौगारियाँ दीजिए। मैं नहीं एमक्यूएम तो आप सारी वायलेंस से, सारी भत्ताखोरी से एमकेएम को बरीउज़्ज़मा कराते थे। मैं ये कहूँ, मैं देखें एमक्यूएम का मैं वकील नहीं हूँ, ना मेरा एमक्यूएम से कोई ताल्लुक है। ये आप डॉक्टर खालिद मकबूल एक साहब दौर से, में तो आप एमकेएम के रूहे रवा रहे हैं। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ वो तो आपका दौर है। जी मैं उस दौर के एमक्यूएम को बिल्कुल डिफेंड करूंगा, एक्सेप्ट जनरल मुशर्रफ के दौर के टाइम को जब मैं वहां मौजूद नहीं था। लेकिन मैं उस दौर को भी डिफेंड करती ये कहूंगा कि देखें कि सिर्फ एमक्यूएम को ब्लेम किया जाता है ना। आज भी कराची में डकैतियां हो रही हैं हर रोज। वो कौन करा रहा है? आप माजी में हर चीज का इल्जाम सिर्फ एक एमक्यूएम पे आता रहा। आज ये सारा इल्जाम जब कराची में 30-40 हज़ार मोटर बाइक्स और 15-20 हज़ार जो कारें छीनी जाती हैं, वो कौन छीन रहा है, कहाँ जा रही हैं? कराची में 2-2 हज़ार लोग डकैतियों में मारे जा रहे हैं हर साल। वो कौन मार रहा है? एमक्यूएम नहीं है। तो आज कौन कर रहा है? क्या ये लोग पहले क्या बिल्कुल डोरमेंसी में थे, नहीं कर रहे थे? बदकिस्मत ये थी कि एमक्यूएम ने चूंकि एक चैलेंज किया था एक निज़ाम को, जमात इस्लामी भी उसकी विक्टिम थी, पीपल्स पार्टी भी थी और जमातें भी थी। एमक्यूएम ने उन लोगों को एम्पावर किया जो पाकिस्तान की सियासत में पार्लियामेंट का दौरा करने की भी जिनकी अहलियत नहीं थी या इस्तात नहीं थी, एमक्यूएम ने उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। तो एमक्यूएम एक रिसीविंग एंड पे थी। ये एमक्यूएम को मलाइन नहीं किया गया, वो मिडिल क्लास को मलाइन किया गया, उसको टारगेट किया गया। जो कि हमेशा सबसे आसान बात होता है कि किसी को भी जिसका रास्ता रोकना उसको क्रिमिनलाइज कर दो। तो एमक्यूएम को, अच्छा, अब हम मैं ये नहीं कह रहा कि एमक्यूएम ने कंप्लीट, जी अब आप बोलिए। दोबारा आ जाते हैं कि वॉइस ऑफ कराची 12 सूबों के कयाम को सपोर्ट कर। वॉइस ऑफ कराची के पास रोड मैप क्या है कि 1973 के आइन के तहत ये मुमकिन कैसे है? ये तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ये ख्वाहिश तो हो सकती है पर इसका कोई आईनी रास्ता तो मौजूद नहीं है। सौदी भाई, मैं ये कहूँगा कि आइन रियासतों को चलाने के लिए बनाए जाते हैं और मौसर तरीके से। हमने 70s में जब से ये आइन जो है पास हुआ और इम्पोज किया गया पाकिस्तान पे, इस आइन ने पाकिस्तान को किस तरह सर्व किया है। आज पाकिस्तान में लिसानियत उरूज पर है। आज पूरी दुनिया में माहौलियात का एक निज़ाम अब एक ख़तरा, बहुत बड़ा ख़तरा है। आज कराची में चंद मिलीमीटर की बारिश ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया पे हज़ारों वीडियोस चल रही हैं। चंद मिलीमीटर की बारिश ने उस शहर को तबाह कर दिया जो पाकिस्तान के ख़जाने में 65 और सिंध के ख़जाने में 90% टैक्सेस देता है। अब पाकिस्तान को जो आइन है वो, और जो पाकिस्तान का जो जिसको कहते हैं ना कि इमरानी मुआहदा, दोनों नाकाम हो चुके हैं। ये आइन पाकिस्तान की ज़रूरियात अगर पूरी करता तो ना आज हम पे खरबों डॉलर का कर्जा होता, ना पाकिस्तान के वो मसाइल फिर होते क्या करें? जिनका आज हम। आइन को कैसे मंसूख करें, उसका रास्ता बता दूं? मैं तो समझता हूँ कि इस आइन से हमें जान छुड़ा के एक ऐसा आइन कैसे? लाना होगा। वो कैसे अब आएगा? चाहे इसके लिए कोई गैर आइनी रास्ता ही अख्तियार करना पड़े, इदारे उनकी मुल्क तो को आपके बचाने। ख्याल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेक ओवर करके मुल्क में 12 सूबे बना देने चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि उनको तमाम सियासी जमातों से बात करनी चाहिए और तमाम सियासी जमातें जो अगर अगर वो पाकिस्तान से मुहब्ब वतन हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, तो उनको इस आइन को पीछे करना होगा, पाकिस्तान को आगे लाना होगा। पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम है मुसलसल नाकाम होता रहा है। अब आप ये कहें कि गैर जमहूरी फैसला करना होगा। बिल्कुल। मुजम्मिल, मैं कहूँगा पाकिस्तान में जमहूरियत है कहाँ? चंद पॉकेट्स में अगर जमहूरियत है तो उसको आप जमहूरियत नहीं कह सकते। नहीं नहीं, पर चले, एक आइन मौजूद तो है ना, एक अच्छा वो पार्लियामेंट वो मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में 12 सूबे बनाने के लिए इस पार्लियामेंट को खत्म कर दिया जाए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैक जुम्बिश कलम 12 सूबे बना दें। ये पार्लियामेंट, मेरी पहली तो ये दरख्वास्त होगी इस पार्लियामेंट से भी और तमाम सूबाई पार्लियामेंट से भी कि वो इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। आइन में गुंजाइश है। आपका जो सवाल इस बुनियाद पर आ रहा है कि
सूबों में तब्दीली के लिए 18वीं तरमीम के तहत जो है आपको सूबाई असम्बलियों से अक्सरियत चाहिए, हम्म। जो कि सिंध असम्बली नहीं देगी। हो सकता है कि कोई और असम्बली भी ना दे, ये रुकावट आ रही ना। तो अगर ये असम्बलियाँ मुल्क से मुखलिस हैं और जमहूरियत भी रखना चाहती हैं, तो उनको जो है ये फील्ड मार्शल साहब का रास्ता रोक के खुद ही कहना होगा ठीक है, अगर मुल्क की बेहतरी के लिए सूबों का निज़ाम ज़रूरी है तो हम 18वीं तरमीम में तब्दीली कर देते हैं और सूबों का हम जो है वो प्रोजेक्ट जो है उसको हम अप्रूव कर देते हैं। ये नहीं, इससे फर्ज बेहतर कर ले रास्ता। वो नहीं करते तो फिर क्या होगा? फर्ज कर ले पीपल्स पार्टी समझती है सिंध तकसीम नहीं होना चाहिए। फर्ज कर लें पीटीआई समझती है केपी को तकसीम नहीं होना चाहिए। फर्ज कर लें पीएमएलएन समझती है पंजाब को तकसीम नहीं होना चाहिए। तो फिर रास्ता क्या रह जाता है? फिर रास्ता ये रह जाता है कि चंद मिलीमीटर की बारिश में आपका जो मुल्क की जो इक़्तिसादी शरह है वो पानी में डूब जाएगी। लाखों नौजवान, बेरोज़गार नौजवान, ग्रेजुएट नौजवान कराची के वो पांडा पे फूड डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन जो पेपर पे लिखा हुआ आपका आइन है वो उन करोड़ों नौजवानों से ज़्यादा अहम आपके लिए है। चंद लोगों की ख्वाहिशात, उन लोगों की जिन्होंने जो अपने वसाइल से कई हज़ार गुना शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके करप्शन की दास्तानें पूरी दुनिया को मौजूद हैं। आप उन लोगों को खुश कर लें, उन चंद वडेरों को, उन चौधरियों को, उन सियासतदानों को खुश कर लें, और पाकिस्तान के जो करोड़ों आवाम है नहीं, पर उनसे आप अगर इंसाफ। कराची का नौजवान चाहता है तो वो कहीं धरना दे, कोई उसकी अवामी रद्दमल। अभी तक तो एमक्यूएम की आवाज पर हमने लोगों को निकलते देखा, वो भी अल्ताफ हुसैन की। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी तो कोई अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सके। मतलब और अभी सूरत हाल ये है कि मैं कहूँ कि कोई शहरी सिंध के सूबा बनाने के लिए एमक्यूएम ने कभी कोई बड़ी तहरीक चलाई है, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने किसी और मामले पर तो चलाई होगी, इस मामले पर तो कभी नहीं चलाई। इस बात पे मैं आपकी बात की 100% तायीद करूंगा कि एम के एम ने, मेरा तो खुद शिकवा रहा और मैंने जो वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से जो शुरू से ही मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में वो बेहतरीन मौका था एमकेएम के पास, लेकिन तरजीहात बदल गई। बड़ी तकलीफ दह दास्तान है, कभी उस पर बात होगी, लेकिन ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि एमकेएम ने अपने वोटर्स को बिट्रे किया। उसने जो जो कोटा सिस्टम का मामला हो, मैसूरीन का मामला हो या सूबों का मामला हो, एमकेएम का आपको पता है जो इब्तदाई नारे जो थे उसमें भी सूबा शामिल था। जो जिस फाउंडेशन जो थी जिस पे एमकेएम को खड़ा किया गया, ये तीन चार बुनियादी नुकात थे, लेकिन हम जो है वो आफाकी नारों में चले गए, अपने असल मसाइल को छोड़ दिया। अब आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि जो मौजूदा एमकेएम है ये तो बेचारे, इनमें से बेशतर लोग मस्जिद के मौलवी बनने के अहल भी नहीं है। बेशतर की बात कर रहा हूँ। कराची में सैकड़ों लोग डाकुओं के हाथों हलाक हो गए। ये उनके घरों पे नहीं गए, जनाजों में शरीक नहीं हुए। कराची के नौजवान निकलना चाहते हैं सड़कों पे, लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप को इनिशिएट करना पड़ता है। ये लीडरशिप ऐसी है कि ये लोगों के दुख दर्द में खड़ी नहीं होती। बारिश हो जाती है, बाहर निकलने पे तैयार नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप के बगैर अब या तो और ये है और कि आप पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है ये काम करने के लिए? आपका ख्याल है आप कहीं बाहर दुनिया में किसी खुफिया मुकाम से ये सारा काम कर लेंगे? तो वो कैसे मुमकिन? हम हाजिर हैं, हमने इसमें काफ़ी कोशिश भी की और कोशिशें जारी हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि किसी तरह हम पाकिस्तान आएँ, अपने लोगों के साथ खड़े हों। बाखुदा इसमें पिछले 3-4 साल में इस हवाले से बहुत कोशिशें हुई हैं और हो रही हैं। दुआ करें कि इसमें कामयाबी हो, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी आपके जो है आने में क्या रुकावट है? आप पर कोई केसेस हैं? केसेस, देखें केसेस तो पाकिस्तान में नहीं होते तो बन जाते हैं, और अगर होते भी हैं, लेकिन अगर मतलब आने में अगर अगर नदीम नुसरत सुबह फ्लाइट पकड़े और पाकिल कराची लैंड करे तो रुकावट क्या है? मुझे नहीं पता कि अननोन्स क्या हैं, स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के खौफ से पाकिस्तान नहीं आते आप? देखिए गिरफ्तारी, जब आप सियासत में आते हैं गिरफ्तार होना तो सियासत का पार्ट है, वो खौफ नहीं है। लेकिन बात यह कि अभी मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ बाहर रह के, अगर मैं जेल जाके अपने मुकदमात में फंस जाऊं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक्चुअल वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हम पे मुकदमात 90s में बने थे, सबको पता है वो एक और सियासी एमकेएम एक, पाकिस्तान आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं? वो तो किसी को भी कबूल करने को तैयार नहीं है वहां पे। तो जो इतनी बड़ी पार्टी उनको मिली थी 2016 में और वो सिमट के इतनी सी रह गई है, वो अपनी इनसिक्योरिटीज में घिरे हुए हैं, उन्होंने ये कभी इस पे सोचा ही नहीं।
कि किस तरह उन्होंने जो है वो लोग जिन्होंने मिल के इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर लिया, अब उनकी सोचें इतनी महदूद हो गई हैं बदकिस्मती से कि उन्होंने सभी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और खुद वो इस चक्कर में खुद भी इंतहाई कमज़ोर हो गए हैं आपका क्योंकि जो सॉफ्ट जनरेशन। कॉर्नर लगता है मुझे मुस्लिम लीग नून के लिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून, मैं बड़ा ऑब्जेक्टिव हूँ। मैंने जब अपनी बरसों की रफाकत ख़त्म कर ली तो मेरे लिए कोई सच या झूठ का तयन करना मुश्किल नहीं है। मैं जो बात सच है, मैंने एमकेएम को क्रिटिसाइज़ किया, मैं अपनी याददाश्तें लिख रहा हूँ, मैंने उसमें एमकेएम को डिफेंड भी किया है बहुत जगह, एमकेएम को क्रिटिसाइज़ भी किया है। लेकिन नून लीग की जो जो असल बात है, आप जब से देखें मियां नवाज शरीफ जब से पावर में आए पंजाब में, उन्होंने एक तो अरबन सियासत को फ़रोग दिया जो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी थी। दूसरा, उन्होंने जो पाकिस्तान में कम्युनिकेशन का जो इनकलाब आया उसमें उनका बड़ा अमल दखल था। जो शाहराहों का निज़ाम, हाईवेज़ का निज़ाम वो लेकर आए, और बदकिस्मती से उनको मौका नहीं मिला अपने पूरे काम को करने का, उनको रोका गया। लेकिन जब जब उनको बीच में मौका मिला है, और आज जो काम वो कर रहे हैं तो अपनी साहबजादी के जरिए करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो लोग, यानी मेरी अपने फैमिली के कई लोग पंजाब मुंतकिल हुए हैं पिछले 4 साल में, हर आदमी वहां से एक ही बात कहता है कि कराची और हैदराबाद लाहौर का कोई मुकाबला नहीं है। एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े गुलूकार हैं, उनके स्टाफ में कराची के 2 लोग हैं जो मुझसे बहुत करीब रहे हैं। उन्होंने बताया कि कराची वहाँ हम बैठ के अपना म्यूजिक जब बना रहे होते हैं तो लैपटॉप लेके हम बाहर बैठे होते हैं गली में। कराची में उन्होंने कहा मोबाइल लेके नहीं बैठ सकते गली के अंदर, वहाँ पे चंद मिनट में हमसे छीन लिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। तो इसका क्रेडिट तो देना चाहिए ना मियां नवाज शरीफ को और नून लीग को। तो मैं समझता तो हूँ नहीं, कि वो नून लीग ने पंजाब को अमन दिया, एमक्यूएम कराची को अमन नहीं दे सकी अवामी हमायत के बावजूद। एमकेएम अमन देने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए होती है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि जब मैं 2013 में एमकेएम में वापस आया तो मेरे भी शिकवा था कि जनरल मुशर्रफ के दौर में आपके पास पावर थी, आपने कराची के लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुहाजिरों को, कराची के पंजाबी, कराची के उर्दू बोलने वाले, कराची के पश्तून, कराची के सिंधी, कराची के बलोच, आपने उनको पुलिस में क्यों नहीं भर्ती किया? तो 2 वज़राए दाखिला थे उस जमाने में, मेरी दोनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने 5,000 लोगों के इंटरव्यूज़ किए और हमने वो फाइल वजीर आला को फॉरवर्ड की, और हम मुसलसल वजीर आला के पीछे भागते रहे, लेकिन जो उन्होंने उसको साइन नहीं किया। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मामले को तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे मामला डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेयर बनने के बाद, उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और कितने लोगों ने और कितने काम करने की कोशिश की। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो अप्रूव हो गया, लेकिन उससे पहले या उसके बाद कोई चीज़ अप्रूव नहीं हुई। तो कराची का अमन या कराची को इंसानी तौर पर बेहतर बनाना, उसके लिए पावर का होना बड़ा ज़रूरी है, जो उनके पास तो, नहीं है। तो आप समझते हैं अगर शहरी सिंध बन जाएगा तो पावर आपके पास आ जाएगी, आपका शहरी सिंध का वजीर आला आ जाएगा, फिर आप पावर आपके पास आ जाएगी, वरना सिंध की पावर आपके पास आ नहीं सकती। बिल्कुल, क्योंकि डिलीवर आप जब ही करेंगे ना जब आपके पास इख्तियार तो होगा, जब आप ऐसे तो पूरे जमाने की। कल कोई और सियासी जमात अगर किसी एक छोटे से जिले में पॉपुलर होगी और वो वहां से 4 सीटें जीत रही होगी तो वो कहेगी इस जिले को सूबा बना दें, क्योंकि मुझे पावर तो तभी मिलेगी जब मेरे पास कोई इक़्तिदार होगा, तो मेरे जिले को सूबा बना दें। ये तो फिर कोई एंड नहीं होगा कि मुझे पावर नहीं मिल रहा लिहाजा मेरे इलाके को सूबा बना दें। इसमें बुराई क्या है मुजम्मिल भाई? पूरी दुनिया में जो पावर्स हैं वो टॉप से बॉटम तक डेलीगेट होती हैं। आज मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, इससे पहले मैं बरतानिया में रहा हूँ। अमेरिका में यहाँ बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, किसी फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जो मुकामी हुकूमतें हैं, मेयर के अंडर में पुलिस भी होती है, मेयर के अंडर में एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मेयर जो है वो सारे मामला हल कर लेता है। मैं तो कहूँगा कि आप ज़िले की तो फिर सत्ता तक आप सूबे ना मांगे, आप बलदियाती निजाम मांगे, मजबूत बल्दियात बलदियाती। आप सूबे क्यों मांग रहे हैं? आप मजबूत बलदियाती निजाम मांगे। नहीं, 18वीं तरमीम का जो बुनियादी मकसद था, उसमें जो आर्टिकल 141A थी, उसमें यही तो था ना कि जो विफाक से सूबे और सूबे से बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात जाएंगे। इसीलिए एमकेएम के लोगों ने जो है वो उसका वो ट्रैप हो गए, उन्होंने हिमाकत की कि उसको सपोर्ट कर दिया और सूबे बनने का रास्ता बंद कर दिया। अब हुआ ये कि सूबाई हुकूमत सिंध में ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत ने सारे इख्तियारात अपने पास से रखे हुए हैं। अब जब सिंध हुकूमत फंड ही रिलीज नहीं करेगी तो ज़िले ये बल्दियाती निज़ाम कैसे चलेगा? आपको मिसाल मैं दूं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम ने
18 कराची में 18 टाउन बनाए, हर टाउन का अपना मेयर। उनको फंड्स भी मिले, उन्होंने बड़ी बड़ी जांफिशानी से काम किया, कराची की शक्ल बदल गई 2005 से 2009 तक। इस हुकूमत ने आने के बाद जो है वो आते ही पहला काम ये किया कि उस निज़ाम को रिपील करके दोबारा जो कॉलोनियल निज़ाम था उसकी तरफ ले आई। तो फिर आप ये दोबारा कहते जाने हैं के कि बस पूरे पाकिस्तान में यकसा बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल उसमें चारों सूबों में और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनमें बिल्कुल यकसा बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। पावर का मरकज बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए और उसका फिर जो है सूबा अगर वो हो जाए तो फिर सूबों की जरूरत नहीं रहेगी, 12 सूबे बनाने मसला ये ना कि आपको फिर बल्दियाती निज़ाम में जो मुदाखलत या तब्दीली करने का जो इख्तियार है फिर वो सूबे से आपको लेना होगा। यानी सिंध की। ये हुकूमत अगर वो 18 टाउन को ख़त्म कर देती है तो आप कितना भी खूबसूरत निज़ाम दे देंगे, अगर वो सूबाई पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेशन करके उसको चेंज कर देती है तो मेयर क्या कर आखिरी सके। सवाल, मेरे पास टाइम नहीं है। इल्ताफ हुसैन कहाँ देख रहे हैं आप? उनका मामला रियासत से है, रियासत जब उनको अलाउ करेगी तो ही आ सकते हैं। जहाँ तक उनके ख्यालात का ताल्लुक है, हमने उनसे रास्ता अलग किया, मैं नहीं बल्कि और बहुत सारे लोग, बल्कि हमारे बाद भी जिन लोगों ने हमें गालियाँ दी, गलत कहा, बिलाखिर उन्होंने भी अपने रास्ते अलग कर लिए। उन्होंने एक काम अच्छा किया था कि मिडिल क्लास को एम्पावर किया था, लेकिन उस इनकलाब के बाद उन्होंने जिस किस्म की बातें रियासत के हवाले से की, रियासती इदारों के अब हवाले से आप की, उनको कहाँ देखते हैं? बड़ा मुश्किल है इस बारे में तबसरा करना, क्योंकि अगेन अगर रियासत उनको एक मौका देती है तो वापस आ सकते हैं, लेकिन एक और इसमें बुनियादी बात यह है कि वो जो उनके साथ लोग खड़े हैं वो उनको एक्सेप्ट करने पर वो तैयार नहीं, और जो उनके साथ लोग खड़े थे उनकी तादाद बहुत बड़ी है। तो जहां उनको रियासत की मुखालफत का सामना है, आज उनको उन तमाम लोगों की भी मुखालफत का सामना है जिनको ये खतरा है कि अल्ताफ हुसैन साहब वापस आकर उनके साथ इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जहां जहां रियासत मुखालफत करती है वहां ये लोग भी मुखालफत करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस मसले का हल तभी होगा जब वो अपना दिल पहले कुशादा करें और कहें कि भाई अगर मैं वापस आता हूं तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, मैं सबको लेके चलूंगा, पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँगा, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। तो शायद कोई मफाहमत का रास्ता निकला है, और जो मुल्क के हालात हैं अगर उनके लिए क्या किसी के लिए भी अगर कोई मफाहमत का रास्ता निकलता है और रियासत असल मामलात पर तवज्जो तवज्जो देने के काबिल होती है तो पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। बहुत शुक्रिया नदीम नुसरत साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग। थैंक यू। थैंक सेम हियर।